नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यज्ञ आप सभी का अपने YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे जो नागरिक शास्त्र है उसका चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। तो हम लोग सत्ता की साझेदारी को स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें ताकि टाइम पे आपके पास हमारी वीडियोस पहुंच सके। और दूसरा चीज मैं बताने के लिए बताना चाहता हूं कि आज से इंटरमीडिएट का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट जारी हो गया है, जिसमें हमारे जो ऑनलाइन छात्र थे उन्होंने अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया है। तो अगर आप भी फ्री में मतलब तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस चैनल के माध्यम से बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, आर्मी, अग्निवीर और साथ साथ में हमारी 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कराया जाता है। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं हम लोग सत्ता की साझेदारी चैप्टर के ऊपर। जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने हर चैप्टर में सबसे पहले कहाँ गए हुए, चैप्टर के नाम पे गया हुआ है। तो इसमें भी चैप्टर का नाम आता है सत्ता की साझेदारी। तो इसको देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी होती क्या है। तो चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे चैप्टर के नाम को कि सत्ता का साझेदारी होता क्या चीज है। मैं अगर कहूं आपसे कि सत्ता का बंटवारा करना या फिर इंग्लिश में इसी का नाम होता है पावर शेयरिंग। अब आपको पता होगा कि पावर शेयरिंग का मतलब होता है किसी चीज का बंटवारा कर देना, या फिर कह सकते हो शक्तियों का बंटवारा करना। दैट मीन्स पावर शेयरिंग, यानी कि पावर का मतलब होता है शक्ति और शेयरिंग का मतलब होता है बांटना। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं शक्तियों का बंटवारा कर दूं दैट्स मीन्स पावर शेयरिंग कर दिया। उसी तरीके से सत्ता के बंटवारा करना ही सत्ता की साझेदारी होता है। लेकिन आप कहेंगे सर ये होता कैसे। अगर मैं किसी चीज को कहूं कि बांटना है, या फिर आप लोग समझ रहे होंगे, इमेजिनेशन करिए कि किसी चीज को मैं बांटने की बात कहूं तो आप बोलोगे कुछ समय के लिए कि सर अगर हम किसी चीज का बंटवारा करते हैं तो उससे कम होता है या ज्यादा होता है। लेकिन मैं कह दूं कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि कम होता है, लेकिन समथिंग कुछ उसी में ऐसी चीजें होती हैं जो कि बांटने से बढ़ती हैं। जैसे अगर किसी से लगाव हो, किसी से प्यार हो तो प्यार दोगे देन प्यार बढ़ेगा भी। जैसे माता पिता का प्यार और बहुत सारे प्यार होते हैं, लेकिन उन सभी प्यारों की बात नहीं कर रहा हूं। आप उनको क्या किए, लव दिए, तो आपका लव भी क्या हुआ, बड़ा। मम्मी पापा की बात हमने कहा हुआ है। दैट मीन्स सेम वही तरीका है हमारा सत्ता की साझेदारी या फिर पावर शेयरिंग। अगर समझ में नहीं आया तो मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए आप लोग क्लास 10 में पढ़ते हो, बहुत सारे जितने भी लगभग हो गए लाइव मेरे साथ जुड़े हुए वो सभी लगभग क्लास 10 में पढ़ रहे हो। मैं कह दूं कि 10 में लड़कों की संख्या 25 और लड़कियों की संख्या 10 है, और दैट मैं ही उस क्लास का टीचर हूँ, यानी कि मैं ही क्या हूँ, एक टीचर हूँ। अब मैं गया और लड़कों की संख्या के आधार पे उनमें से एक मॉनिटर को चूज कर दिया। अब ये मॉनिटर भाई को चूज किया तो मॉनिटर जी क्या करने लगे, अब अकेले हैं भैया, 25 लोग इनके पास हैं, अकेले हैं, तो ये जो भी फैसले लेने लगे वो किसके पक्ष में ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लड़कों के पक्ष में लेने लगे। कुछ समय के बाद भाई एक बार देखा गया, 2 बार देखा गया, 3 बार देखा गया, ऐसे कंटिन्यू देखा गया। कुछ समय के बाद लड़कियां क्या की, इस पे विद्रोह कर दी कि सर आपने जिस लड़के को मॉनिटर बनाया है वो कोई भी फैसला लेता है तो सिर्फ किसके लिए लेता है, तो सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए लेता है। अब सब क्लास के जितने भी लड़कियां थी लगभग सब आक्रोशित हो गई, मतलब सब लोगों ने क्या कर दिया, उसके लिए आंदोलन कर दिया, या फिर कह सकते हैं मतलब एक तरह से बाइकाट कर दिया। मैंने कहा ये तो बात सही कर रही है भाई कि ये जो भी निर्णय लेता है वो सभी निर्णय किसके लिए लेता है, लड़कों के लिए लेता है। अब मैं क्या करूंगा कि भाई यहाँ पे सत्ता का बंटवारा नहीं हुआ था, तो नहीं हुआ था, सिर्फ एक ही के पास सत्ता था, तो गलत प्रयोग करने लगा। कैसे, तो जो कानून बनाता था सिर्फ अपने फायदे के लिए बनाता था, दूसरे के लिए नहीं बनाता था। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से एक लड़की को भी मैं मॉनिटर बना दूंगा। अब इससे क्या हुआ कि लड़की को भी जब मॉनिटर बना दिया दैट्स मीन्स हमारे क्लासरूम में कितने मॉनिटर हो गए, 2 मॉनिटर हो गए। अब यदि 2 मॉनिटर हमारे यहाँ हो गए तो उन 2 मॉनिटर क्या करेंगे कि कोई भी फैसला लेते हैं, कोई भी काम लेते हैं तो उनको क्या कर सकते हैं, अच्छे से विचार कर, अच्छे से शोध कर लेंगे। अगर बॉयज मॉनिटर एंड गर्ल मॉनिटर है तो दोनों लोग संतुलित बनाकर अपना कोई भी फैसला लेंगे। आई होप मुझे आशा है कि आपको पता चल गया होगा कि सत्ता की साझेदारी होती क्या है। ठीक है, इनको डिटेल से और भी बताऊंगा, अभी इतना समझो।
दूसरा चीज आप कहोगे कि सर सत्ता की साझेदारी कहाँ पे जरूरी होता है, तो मैं कह दूं हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री को सत्ता की साझेदारी होना या फिर करना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है ऐसा प्रश्न करोगे। चलिए, तो हर एक कंट्री में, हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सत्ता की साझेदारी होना जरूरी होता है। अब डेमोक्रेटिक होता क्या है, मैं कहूं कि अगर जनता के द्वारा जनता का प्रतिनिधि चुनकर जाता है वही देश डेमोक्रेटिक कहलाता है। और जितने भी जनता के द्वारा चुने जाने वाले देश होंगे, अपने शासन को चुनने वाला लोग होंगे, उन सभी में क्या जरूरी है, सत्ता की साझेदारी जरूरी है। आई होप, मुझे आशा है कि लगभग आपको सत्ता की साझेदारी समझ में आ गया होगा। कुछ लोग थे या फिर मतलब मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने मुझसे कमेंट किया हुआ था कि सर नोट्स कैसे बना सकते हैं। मैं जितना बाबू लिखा हूँ ये शॉर्ट्स नोट ही होता है, जिसके आधार पे मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ। तो आप लोग मुझसे नोट्स लेने के बजाय आप अपने हैंड राइटिंग में इसको उतार लें तो बेहतर होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैंने लिखा कि जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब था कि किसी भी ऐसे शासन व्यवस्था, ऐसे रूलिंग सिस्टम जिसमें क्या हो बाबू, तो वैसी व्यवस्था जिसमें सामाजिक और सामुदायिक दोनों की भागीदारी सरकार में इक्वल हो, और वही हमारी क्या कहलाती है, सत्ता की साझेदारी कहलाती है, या फिर कह सकते हो पावर शेयरिंग कहलाती है। इस चैप्टर में दो जगहों की कहानी दी गई है, एक बेल्जियम की कहानी है और एक हमारी श्रीलंका की कहानी है। बेल्जियम जो होता है यूरोप का एक छोटा सा देश है। अब आपको पता होगा यूरोप क्या चीज है, या फिर आप प्रश्न उठाओगे कि सर यूरोप क्या चीज है। यूरोप हमारा कंटिनेंट है जिसको कहा जाता है महाद्वीप, यानी कि यूरोप यानी महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है जिसको कहा जाता है बेल्जियम। बेल्जियम को हम लोग देखते हैं एक छोटी सी कहानी से, और बेल्जियम की जो चीजें हैं उन चीजों को समझ लेंगे। अब देखो, आ जाओ बोर्ड पे। बेल्जियम की जातीय संरचना के बारे में देख रहे हैं, तो वहां पे आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। अब 1 करोड़ का मतलब क्या है, वर्तमान में हमारे हरियाणा की जनसंख्या जितनी है सेम जनसंख्या कहाँ पे है, बेल्जियम में है। लेकिन 1 करोड़ में ही जो भाषा है, जो वहां का जातिगत कह सकते हो कि गणना है, यानी कि जो मतलब जो स्पीकिंग है, जो मतलब कि बोलचाल की भाषा है, उसके आधार पे 1 करोड़ लोगों में से ही बहुत डिफिकल्ट है। जैसे आ जाओ, 59% लोग डच बोलते हैं जो कि फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। आप कहोगे सर ये फ्लेमिश होता क्या है, बाबू फ्लेमिश जो होता है जगह का नाम है, ये स्थान का नाम है, जहां पे 59% लोग सिर्फ कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो डच भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, और कहाँ पे ये लोग रहते हैं, वालून में रहते हैं। वालून भी जगह का नाम है, ये मत सोचना कि मतलब कि कोई और है, ये वालून भी जगह का नाम है, ठीक है। यहाँ भी लोग कितने परसेंट रहते हैं, 40%, या फिर कह सकते हो 40%। किस भाषा का प्रयोग करते हैं, फ्रेंच भाषा। 1% लोग जो रहते हैं फ्रेंच भाषी लोग हैं, लेकिन फिर भी ये इधर उधर रहते हैं। अब आ जाओ, बेल्जियम की जो राजधानी होती है वो ब्रुसेल्स होती है। ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है। बेल्जियम की राजधानी जो है ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में है। और इस ब्रुसेल्स में भी 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे जो मतलब भाषा है, इस भाषा के आधार पे सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे निवास करते हैं, तो आप बताना बेल्जियम में। ब्रुसेल्स उसकी राजधानी है, लेकिन मैंने कहा बेल्जियम वहां का क्या है, जैसे मान लीजिए भारत, और भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली, या फिर कुछ लोग दिल्ली कहते हैं, तो उसी तरीके से बेल्जियम और ब्रुसेल्स क्या है, राजधानी है। अब यह देखो, इधर मैंने लिखा है कि यह यूरोप का एक छोटा सा देश है, जिसको कि मैंने पहले ही बता दिया था। इसमें 3 जगहों का नाम आएगा, जिसमें फ्रांस, जर्मन और लग्जमबर्ग आता है। अब देखो, यहाँ पे जातीय बुनावट बहुत जटिल है भाई, देखने से भी पता चल रहा है कि 1 लाख या फिर 1 करोड़ लोग ही हैं, जिनमें की भाषा के आधार पर सब लोग बट गए हैं। देखो ऐसी बात नहीं है, मैं कहूँ कि भारत में भी जो भाषाई आधार है वहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, लेकिन फिर भी हम लोग भेदभाव नहीं करते, हम लोग एक साथ रहते हैं। मैं कहूँ कि हमारे यहाँ लगभग 22 से 25 भाषाएं जो कि हमारे भारत देश में बोली जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग डाइवर्सिटी या फिर भिन्नता नहीं करते हैं, जिससे हमारा देश क्या है, संगठित है। नेक्स्ट चलो,
अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं। अब यहाँ से एक चीज का पता चलता है, तुम लोगों को समझ में नहीं आया लेकिन मैं बता दूं, एक हमारे होते हैं बहुसंख्यक और एक हमारे होते हैं अल्पसंख्यक। ऐसे तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से क्लास 10 का उदाहरण लेता हूँ। क्लास 10 में मैंने कहा बॉयज 25 है एंड गर्ल्स 10 है, मतलब लड़कों की संख्या 25 है और लड़कियों की संख्या 10 है। जो लड़कों की संख्या है 25, यही हमारी क्या है, बहुसंख्यक है, और जो लड़कियों की संख्या 10 है, यह हमारी अल्पसंख्यक है। अर्थात संख्या में कमी को ही अल्पसंख्यक कहा जाता है। ठीक है, संख्या में कमी को ही हम लोग कह सकते हो अल्पसंख्यक कहते हैं। जहां पे कम रहता है उसको अल्पसंख्यक, जहां ज्यादा रहेगा उसको बहुसंख्यक। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा कि इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वालों के बीच में तनाव बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा भाई? कोई भी यदि मान लो एक लोग किसी एक ही मतलब कह सकते हो कि भाषा को प्राथमिकता देने लगेंगे, देन हमारे यहाँ क्या होगा, जो डाइवर्सिटी है वो बढ़ने लगेगी, विविधता बढ़ने लगेगी, हम लोग भेदभाव करने स्टार्ट कर देंगे। सेकंड कहानी आती है श्रीलंका की, जो कि मैंने कहा था कि ये चैप्टर में 2 कहानियों से हम लोग सीख लेंगे कि भाई कहाँ पे गड़बड़ी थी, कहाँ पे अच्छाइयाँ थी। अब ये नेक्स्ट एंड सेकंड कहानी हमारी आती है श्रीलंका की कहानी। अब श्रीलंका में देखो, श्रीलंका की जो आबादी है 2 करोड़ है। ध्यान देना, बेल्जियम की आबादी कितनी थी, 1 करोड़, एंड अब श्रीलंका में कितनी आबादी है, 2 करोड़। ये बात जब हो रही है तब की कहा जा रहा है, अभी जनसंख्या बढ़ गई होगी उसके मतलब नहीं है। अब देखो फिर नेक्स्ट आता है सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का 74% था, और इन 74% में से मतलब टोटल जो आबादी थी सिंहलियों की, ध्यान देना, इसमें जो सबसे प्रमुख सामाजिक समूह था जिसका नाम था सिंहली, और सिंहली भाषा बोलने वाले कितने परसेंट थे, 74%। नेक्स्ट अब देखो इसमें आते हैं तमिलों, जो कि तमिल बोलते थे, उसमें टोटल कितने प्रतिशत लोग या फिर कितने फीसदी लोग तमिल बोलते थे, तो इसमें से 18% लोग तमिल बोलते थे। और इन तमिलों में से भी श्रीलंकाई तमिल जो थे 13% थे, और भारतीय तमिल जो थे 5% थे। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि सर भारतीय तमिल कहाँ से आ गए? तो मैं कहूँ जैसे पहले जमाने में या फिर पहले के टाइम में क्या चलता था कि बंधुआ मजदूर का काम होता था, या फिर कह सकते हैं किसी को मतलब जबरन वहां पे ले जाया जाता था काम कराने के लिए। अब जो जबरन चला गया वहां पे काम करने के लिए या फिर वहां पे रहने लगा, तो उसी को हम लोग कह देते हैं भारतीय तमिल। भाई वो है कहाँ का, हकीकत में मूल निवासी कहाँ का है, भारत का, लेकिन बोलचाल या फिर मतलब अब रहने कहाँ लगा, वहां पे रहने लगा, तो उसी को हम लोग कहने लगे भारतीय तमिल। तो वहां पे भारतीय तमिल जो थे 7% थे। अब देखो ये पहले ही बता दिया था कि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। भाई एक छोटा सा एक द्वीपीय देश है। अब कहोगे सर एक द्वीपीय देश या फिर द्वीपीय देश का मतलब नहीं समझ में आया। बाबू जिस देश को चारों तरफ से या फिर सॉरी 3 तरफ से या फिर कह लो हाँ चारों तरफ से पानी से या फिर मतलब पानी से घिरा हुआ हो, तो उसी को हम लोग द्वीपीय देश कहते हैं। अब इसको देख सकते हो, श्रीलंका लगभग घिरा हुआ है। लगभग का है तो क्या, वो रास्ते को छोड़कर, रामेश्वरम वाला रास्ते को छोड़कर लगभग श्रीलंका घिरा हुआ है। अब देखो ये भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि अगर देखो तो भारत के जो मतलब कह सकते हो नीचे वाला इलाका, ऐसे ध्यान देना, हमारा भारत ऐसे है, यहाँ से थोड़ा सा डॉट डॉट है, और यहाँ पे हमारा क्या है, श्रीलंका। शेष 7% ईसाई हैं जो कि तमिल और सिंहली दोनों बोलते हैं, यानी कि अब यहाँ पे 7% बचा, और 7% में कौन कौन है, तो इसमें सिर्फ कौन है, ईसाई है, जो क्या बोलते हैं, तो तमिल और सिंहली भाषा का प्रयोग करते हैं। आई होप, मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन हिट कर देना, ताकि हमारे टाइम तक वीडियोस पहुंच सके। हमारा ये जो स्लाइड था ये भर चुका है, लेकर आते हैं एक नेक्स्ट स्लाइड, तब तक वीडियोस में बने रहना। तो सेकंड पार्ट लेकर मैं आ गया हूँ, और सेकंड पार्ट में सबसे पहला हमारा है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। मैंने आपको अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक बता दिया था, इसीलिए अगर आपने वहां पे ध्यान से नहीं समझा तो फिर से एक बार समझा देता हूँ, समझ लेना। बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद होता क्या है। जैसे मान लो मैंने कहा कि आप क्लास 10 में पढ़ते हो, क्लास 10 में 25 बॉयज है एंड 10 गर्ल्स है। अब देखो जो बॉयज हैं इनको बहुसंख्यकवाद कहा जाएगा, क्यों भैया, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है, और गर्ल्स को अल्पसंख्यकवाद कहा जाएगा, क्यों भैया, क्योंकि इनकी संख्या कम है। ठीक है, अब यही होता है बहुसंख्यकवाद।
अब देखो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के बारे में पढ़ना है। अब एक चीज तो कंफर्म हो गया भैया, जहाँ पे बहुसंख्यकवाद होगा अगर उसके हाथों में सत्ता चली जाएगी तो अपना मनमानी करेगा, यानी कि अपना जो भी उसकी इच्छा होगी वही करेगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं तो 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। आपको पता होगा कि इससे पहले हमारा देश या फिर अदर कंट्रीज सभी क्या थे, गुलाम थे। ठीक है, अब देखो सेकंड में लिखा कि सियानी समुदाय बहुमत में था इसलिए सरकार बनाया था। भाई बहुमत का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इस वर्ड का मतलब होता है मेजोरिटी या फिर मेजोरिटी। अब मेजोरिटी क्या होती है या फिर बहुमत क्या होता है, जिसके पास मतलब ज्यादा जनसंख्या में लोग चुनकर रहते हैं या फिर सुपुर्द रहते हैं, उसी को बहुमत कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैं वोट कराऊं, अगर इन दोनों में वोट कराऊं और मान लो बॉयज में 25 है और बॉयज सोच रहा है कि मेरे में मॉनिटर बॉयज ही रहना चाहिए और मैं वोट कराऊं और सब लोग तो इसी को वोट दे दे, तो बहुमत किसके हाथ में चला गया, इस लड़के के हाथ में। तो वही चीज होती है बहुमत। आपको आई होप, मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट है कि सियली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। क्यों भैया कर दिया, बहुमत में था, उसके पास ज्यादा जनसंख्या थी भाई, और ज्यादा जनसंख्या जो भाषा बोलती थी या फिर प्रयोग करती थी वो कौन सी थी, सियली थी। इसीलिए उसने किस भाषा का प्रयोग किया राजभाषा बनाने में, तो सियली भाषा। आपको आज एक चीज बता देता हूँ, अगर कोई पूछता है कि हमारे भारत में कौन सी भाषा है तो उसको कह दीजिएगा कोई भी भाषा नहीं है। आपको हमारी भाषा को सुनकर लगता होगा कि सर तो झूठ बोल रहे हैं या मजाक कर रहे हैं, आप गूगल पे सर्च कर लेना, ये बात हकीकत मैंने कहा। ठीक है, नेक्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट देखो, यहाँ पे विश्वविद्यालय और नौकरियों में सियलियों को प्राथमिकता की नीति भी चलाई गई। यानी कि श्रीलंका बहुसंख्यकवाद में यहाँ तक हो गया कि भैया जो सिंहली भाषा बोलता है उसको पहले सेलेक्ट करो, नौकरी के लिए पहले लाओ। अगर विश्वविद्यालय में कोई स्टूडेंट की भर्ती होती है, मतलब कि स्टूडेंट को लिया जाता है, जैसे आज वर्तमान में बीएचयू हो गया, नवोदय हो गया, सीएचएस हो गया, ये समय में लिया जाता है। जस्ट उसी तरीके से जब उस समय लिया जाता था तो किसकी प्राथमिकता दी जाती थी या फिर किसको लिया जाता था, तो ओनली फॉर सिंहलियों को लिया जाता था। ये तो हमारा पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में आता है तमिलों की मांग क्या थी भैया, ये तो सिंहली के बारे में पढ़ रहे थे। अब बात आती है कि भाई तमिल क्या चाहते थे, तमिलों की मांग क्या थी, डिमांड क्या थी। तो तमिल पहले लाइन में बोलते हैं कि श्रीलंकाई तमिल ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने की मांग की। भाई सही बात है, जब तुम सिंहली को खाली प्राथमिकता दोगे तो हम कहां से आएंगे। मान लो अभी भारत में ऐसा मुहिम चला दिया जाए कि हम खाली हिंदी की प्राथमिकता देते हैं, तो इंग्लिश बोलने वाले कहां जाएंगे, मराठी बोलने वाले कहां जाएंगे, पंजाबी बोलने वाले कहां जाएंगे, तमिल बोलने वाले कहां जाएंगे। तब तो ये सब खराब है, सब बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे भाई, क्योंकि तुम प्राथमिकता दे रहे हो हिंदी को, और हिंदी भाषा सबको तो आती नहीं है, पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो वही चीज मैंने कह दिया। सेकंड है कि क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष भी किया। यानी कि जितना सिंहली को तुम देते हो उतना ही तमिलों को भी दो, क्योंकि हर लोग चाहता है हमारी बेटर शिक्षा हो, हमारा बेटर स्वास्थ्य हो, बेटर हमारी क्या हो, शेल्टर हो, मतलब आश्रय हो, बेटर हम पहने, बेटर खाए, बेटर मतलब हमारे पास क्या हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, ये सब लोग चाहता है। नेक्स्ट लाइन मैंने लिखा कि 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इल्म सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन भी बने। मतलब भाई अब धीरे धीरे क्या होने लगा, ऑर्गेनाइजेशन बनने लगा। ऑर्गेनाइजेशन काहे लिए भैया, काहे लिए बनाया जाता था, तो चुनाव लड़ने के लिए बनाया जाने लगा। अब नेक्स्ट आते हैं बेल्जियम की समझदारी। यानी यहां तक मैंने कहानी में आपको बता दिया कि कहां पे क्या गलती थी, कौन अच्छा किया और कौन खराब किया। मुझे आशा है कि आपको पता चल गया होगा कि किसने खराब किया और किसने अच्छा किया। जो व्यक्ति या फिर जो देश सिर्फ एक ही लोग को देखता है, दैट्स मीन्स वो गलत करता है। और वर्तमान एक चीज मैं बता दूं कि अभी हम लोग भारत की स्थिति को देखें या फिर भारत की स्थिति को देखने की कोशिश करें तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया कि कौन व्यक्ति गलत होता है और कौन व्यक्ति सही होता है। मतलब किस आधार पे चला जाएगा तो सही होगा और किस आधार पे चला जाएगा तो गलत होगा। तो चलिए आप चलते हैं, हम लोग बेल्जियम की समझदारी क्या थी। तो 1970 और 1973 के बीच में बेल्जियम संविधान में यानी बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार संशोधन किया गया था। यानी ध्यान देना, इतने ही दिन में, कह लो कि 3 से 4 साल में ही कितनी बार संशोधन कर दिए गए, 4 बार। अगर कोई सीबीएसई बोर्ड का छात्र इसमें जुड़ा हुआ है तो उसको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन का मतलब होता है अमेंडमेंट कराना। मतलब 4 टाइम या फिर कहो कि 4 बार या फिर 4 टाइम्स क्या हुआ था, अमेंडमेंट में हुआ था।
ठीक है। अब इसमें देखो कहा क्या गया था, तो सबसे पहले बात हुई थी केंद्र सरकार की, दूसरी बात हुई थी क्षेत्रीय सरकार की, तीसरी बात हुई थी सामुदायिक सरकार की। मैंने आगे पीछे लिख दिया है, डज नॉट मैटर, हमें समझने से मतलब है। आपको नोट्स बनाना हो आप एजेटिव बना सकते हो, चाहे इसको बाद में लिखो चाहे पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबसे पहला केंद्रीय सरकार जो थी कि केंद्रीय सरकार में डच भाषा और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। भाई समान रहेगी, इससे क्या होगा, आप कोई भी गलत कदम नहीं उठाओगे। अच्छा एक चीज बताओ, हमारे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है भारत में, इसमें हमेशा एक विपरीत यानी एक अपोजिशन क्यों रखा जाता है। भाई कौनो काम तुम गलती कर रहे हो या सही कर रहे हो, तुमसे सवाल कौन उठाने जाएगा, कोई उठाने वाला चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसी के लिए हमारे देश में क्या रखा जाता है, अपोजिशन वाले को रखा जाता है। ठीक है, केंद्रीय सरकार में डच भाषा और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या क्या हो गई, समान होगी। इससे क्या होगा भाई कि तुम भी शिक्षा पे चर्चा कर सकते हो, तुम भी अगर तुम अपने यहाँ सरकार बनाना चाहते हो, मतलब शिक्षा बनाना चाहते हो अपने यहाँ, मतलब जस्ट लाइक कुछ भी कर लो, देश का विकास जैसे भी करना चाहते हो, चाहे रोड बनवाना चाहते हो, चाहे मतलब कर सकते हो, अलग अलग जो भी विचारधारा रखते हो तो वो तुम कर सकते हो। और लास्ट आता है हमारा क्षेत्रीय सरकार, और क्षेत्रीय सरकार में होती है कि केंद्रीय सरकार की अनेक शक्तियां अर्थात अनेक पावरें देश के 2 इलाकों के क्षेत्रीय सरकारों के अंदर सुपुर्द कर दी गई। जैसे इसको एग्जांपल दे दूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे आपको पता है कि एक हमारे दिल्ली में सरकार चलती है, जिसको आपको पता होगा कि जिसको आप कहते हो केंद्रीय सरकार, या फिर जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हो सेंट्रल गवर्नमेंट। अब एक चीज बताओ, सब काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ही नहीं हो सकता है, सब काम तो यही अकेले नहीं कर सकता है। तो इसने क्या किया, हर स्टेटवा में अलग अलग एक और सरकार बना दी। अब जैसे आपको पता है कि केंद्र में कौन सी सरकार चल रही है अभी, बीजेपी, लेकिन आपको पता है हर एक राज्य में, हर अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें काम करती हैं, या फिर अलग अलग सरकारें क्या होती हैं, चलती हैं। तो उसी तरीके से अब देखो यहां से पावर क्या कर दिया गया, हर राज्य के लिए अलग अलग सुपुर्द कर दिया या फिर तोड़ दिया गया। तो इस पार्ट मतलब इस स्लाइड में इतना ही, क्योंकि ये स्लाइड भर गया है। नेक्स्ट स्लाइड लेकर आता हूं और आपको एक खुशखबरी भी दे देता हूं कि ये हमारा जो 3rd स्लाइड होगा इस वीडियोस का ही नहीं बल्कि इस चैप्टर का भी लास्ट स्लाइड रहेगा। तो आप लोग खुश हो गए होंगे, तो प्लीज इस खुशी के माहौल में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट जरूर कर लेना। चलिए तो नेक्स्ट टाइम लास्ट स्लाइड लेकर मैं आ गया हूँ। अब नेक्स्ट टाइम लास्ट स्लाइड में देखो, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है ब्रुसेल्स की सरकार। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और उनमें दोनों सरकारों का समान प्रतिनिधित्व है, मतलब अलग अलग तरीके के भाषा बोलते थे वहां के लोग भी, लेकिन उसमें पहले ही से ये कर दिया गया है कि अगर 50% तमिल बोलते हैं तो 50% फ्रेंच या फिर जर्मनी बोलने वाले लोग रहेंगे। मंत्रिमंडल में 50% लोग अलग अलग भाषा के दोनों लोग पहुंच गए थे। इससे क्या होगा, हमारी जो लड़ाइयों की बंदिश है ये खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे मैं सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है भाई, नेक्स्ट टॉपिक आता है। हमारे बुक में कहा गया है कि सत्ता की पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, वाई नेसेसरी फॉर पावर शेयरिंग। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है या फिर जवाब है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। भाई कोई भीड़ न जाए, कौन दूगो मतलब भाषा बोलने वाला, दूगो अलग अलग जाति का, दूगो अलग अलग समुदाय का लोग आपस में भिड़ंत न कर ले, इसके लिए हमें किस सरकार की जरूरत पड़ती है भैया, तो इस सत्ता की साझेदारी की जरूरत पड़ती है। दूसरा आता है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। भाई सत्ता की साझेदारी जब करता है, पावर शेयरिंग जब करता है, तो हमारी डेमोक्रेसी की क्या बनती है, हार्ट बन जाती है, क्या बनती है, आत्मा बन जाती है। अब देखो लोकतंत्र का मतलब होता है लोक शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके शासन व्यवस्था को बांटा जाए, मतलब कि लोगों का शासन आएगा। भाई लोकतंत्र का मतलब तो जानते हो, नहीं जानते हो तो फिर से जान लो, जनता के लिए जनता का चुना गया प्रतिनिधित्व, मतलब कि मैं किसी का चुनाव करता हूं वही हमारा क्या है, डेमोक्रेटिक है, या फिर वही हमारा क्या है, लोकतांत्रिक है, या फिर लोकतंत्र है। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं भैया, देश में या फिर शासन व्यवस्था को अलग अलग रूप में बांट दिया जाता है। अब देखो सत्ता के साझेदारी के रूप कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्षैतिज वितरण लिखा और एक मैंने लिखा उधारवर्तन वितरण। अब देखो ये दोनों होते क्या है, क्षैतिज वितरण में हमारी जो गवर्नमेंट होती है उनको 3 स्तरों पे डिवाइड किया जाता है। किस किस स्तर पे भैया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। एक चीज ध्यान देना, ये तीनों समतुल्य हैं, कोई ना बड़ा है ना कोई ना छोटा है। ध्यान देना, ना इनके काम में ये बाधा डालेंगे, ना इनके काम में ये मतलब ना इनके काम में ये बाधा डालेंगे, ना इनके काम में ये बाधा डालेंगे, ठीक है। और इन दोनों पे रूलिंग मतलब कर सकते हो कि कौन कैप्चरिंग करेगा, वही जुडिशरी यानी न्याय कौन देता है, ये न्यायपालिका हमारी क्या करती है, न्याय देने के लिए बैठी हुई है।
अब देखो संघ सरकार जो कि हमने कहा उधर्वातन वितरण का काम करती है। अब इसमें कैसे भैया, तो सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक, भाषा, धर्म के बीच हो सकता है। भैया यहाँ से जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कह लो कि केंद्रीय सरकार से जो पावर शेयरिंग होता है वो किसी भाषा, किसी समुदाय, किसी जाति या फिर कह लो किसी धर्म के आधार पे बंटवारा हो सकता है। और इसका अच्छा उदाहरण हमने कहा देखा हुआ था, बेल्जियम में देखा था। इसीलिए बेल्जियम में क्या नहीं हुआ था, युद्ध नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था, झगड़ा नहीं हुआ था। बेल्जियम में झगड़ा नहीं हुआ था, बल्कि झगड़ा कहाँ पे हुआ था, श्रीलंका में। कैसे वहां पे सब में भरा हुआ था चोर। अब देखो विभिन्न प्रकार के, अब ये सभी शासन देख लिए, लेकिन कहोगे सर ये सब जरूरी क्यों है, वाई नेसेसरी। मैं कहूं अगर सरकार तुम्हारी अच्छे से काम नहीं करती है तो उस पर तुम क्या कर सकते हो, दबाव डाल सकते हो, प्रेशर डाल सकते हो। लेकिन वो किस तरीके से, जब तुम कैसे हो, सत्ता का बंटवारा किए हुए हो। अन्यथा अगर तुम अकेले मुझे पावर दे दो, पूरा सारा पावर मेरे पास रहे, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं अच्छा काम कर दूंगा? हो सकता है कि कर सकता हूं, लेकिन कभी ये भी हो सकता है कि मेरा माइंड सटक जाए और मैं क्या कर दूं, मैं सब तहस नहस कर दूं। तो इसलिए हर एक व्यक्ति के हाथों में क्या नहीं रहना चाहिए, सत्ता नहीं रहनी चाहिए। अब मैं लास्ट में आप लोगों को कहूंगा धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया और यहाँ तक नोट्स बना लिया तो आपको दिल से धन्यवाद। और फिर लास्ट में मैं क्या कर जाऊंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो टाइम पर पहुंच सके। हाँ, सब्सक्राइब करना तो उसके बगल में आपको आएगा बेल आइकन, उसको हिट कर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।